हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ecom क्लासेस। JRF 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर 8930777669 पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम है मनप्रीत कौर। आई एम अ रिसर्च स्कॉलर एट GJU SNT हिसार। आई हैव डन MBA, MCom, qualified NET Commerce twice, and I am JRF in Commerce also. I have qualified NET Management and also qualified ASTED and CTET kinds of exams. तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहले हम ये जान लें कि 9 थ्योरीज हैं और एक पैराडॉक्स है। ठीक है, 9 थ्योरीज हैं और एक पैराडॉक्स है, लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स इज टर्म्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि आप अदर कंट्रीज तक क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। कंट्रीज डिफर वाइडली इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड। कंट्रीज़ रेयरली अपना खुद दूसरी कंट्रीज़ का कोई ट्रेड स्ट्रक्चर फॉलो करती है, बट वो क्या करती हैं, दे विद टाइम एवॉल्व देयर ओन प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज एंड ट्रेड पैटर्न्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। Trade theories also offer an insight, both descriptive and prescriptive, into the potential product portfolio and trade patterns. They also facilitate in understanding the basic reasons behind the evolution of a country as a supply base or market for specific products. There are 9 theories of international trade, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। ठीक है, थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो इन द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म वी मेजर द वेल्थ ऑफ एवरी कंट्री यूज टू बी मेजर्ड इन गोल्ड। ओके, वी फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स टू बी मोर रादर देन एट द टाइम इम्पोर्ट्स पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता था, और ये देखा जाता था कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने वाली कंट्री को सबसे अच्छा माना जाता था, और इम्पोर्ट को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया जाता था, यानी कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। और उस टाइम पे जो गोल्ड में मेजर की जाती थी, यानी कि जब भी थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म का नाम आए तो आपको सीधा माइंड में क्लिक करना चाहिए गोल्ड। ठीक है, इस टाइम पे सारी कंट्रीज़ का मेन फोकस एक्सपोर्ट्स पे होता था। ठीक है, या तो एक्सपोर्ट होता था या फिर इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म में एक्सपोर्ट की ही बात होती थी, इंपोर्ट की तो बात कभी होती ही नहीं थी कि इंपोर्ट भी करना है किसी कंट्री को। ओके, नंबर सेकंड पे थ्योरी आती है हमारी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ए से एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ए से एडम स्मिथ, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, इन 1776 उन्होंने अपनी बुक द इंक्वायरी इनटू द नेचुरल एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस में इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। उनका कहना था कि कंट्री की जो भी एबिलिटी है उसे उसी को प्रोडक्शन ज़्यादा करके एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, यानी कि उसकी एबिलिटी अगर नेचुरल रिसोर्सेज में ज़्यादा अच्छी है तो उसे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना चाहिए, अगर वो एक्वायर्ड रिसोर्सेज में ज़्यादा अच्छी है तो उसे एक्वायर्ड रिसोर्सेज पर फोकस करके उसका एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्या किसने दी थी ये थ्योरी? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज सेकंड नंबर की थ्योरी है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो दी थी एडम स्मिथ ने 1776 में, और कौन सी बुक थी उनकी? द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, और मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था कि जो कंट्री जिस चीज़ में अच्छी है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज में चाहे एक्वायर्ड में, उसे वही गुड्स या वही सर्विसेज वही गुड्स उन्हें बनाकर क्या करने चाहिए, एक्सपोर्ट करने चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब देखिए, सी से कंपैरेटिव सी, ठीक है, और डी से डेविड रिकार्डो। सी के बाद क्या आता है? डी आता है, उसे आप याद रख सकते हो। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दी? डेविड रिकार्डो ने। कब दी? 1817 में। ठीक है, और कब किस में दी? अपनी एक बुक में जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। किस में दी? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। उनका क्या कहना था? उनका कहना था अगर दूसरे देशों से कम एबिलिटी है तो दोनों तरह के रिसोर्सेज में खुद को जिसमें आप अच्छा मानते हो आपको उसी प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, उसी तरीके के प्रोडक्ट को बनाना चाहिए और उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, अगर तो आपको लगता है कि आपकी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने में ज़्यादा अच्छी है
या फिर लेबर इंटेंसिव गुड्स, ठीक है। इसके बारे में दूसरी कंट्री से कंपैरिजन करने की बजाय आप अपने खुद की कंट्री के अंदर ही क्या करो कंपैरिजन करो, और क्या देखो कि अगर आप खुद चाहे नेचुरल रिसोर्सेज में, चाहे एक्वायर्ड में, या कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने में, या लेबर इंटेंसिव, जिसमें आप अच्छे हो इंटरनली, आपको उसी तरीके के प्रोडक्ट क्या करने चाहिए, बनाने चाहिए। खुद का कंपैरिजन खुद के ही साथ करना चाहिए, ना कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और उसका ही प्रोडक्शन करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ाने चाहिए। ये किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने। कब दी थी? 1817 में। और क्या नाम था उनकी बुक का? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ठीक है। 3 थ्योरीज हो गई। थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, गोल्ड की बात करती थी। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एब्सोल्यूट ए से एब्सोल्यूट और ए से एडम स्मिथ 1776 में। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, सी से कंपैरेटिव, डी से, सी के बाद डी आता है, डी से डेविड रिकार्डो 1817 में। फिर आई हमारी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी अली हेक्सर एंड बर्लिन ओलिन ने दी। अली हेक्सर ने 1919 में और बर्लिन ओलिन ने 1933 में दी, ठीक है। उनका क्या कहना था? उनका मेन फोकस था 2x2x2 पर, यानी कि फर्स्ट 2 कॉमोडिटी, सेकंड 2 कंट्री और थर्ड 2 फैक्टर को बताता है, जिसमें लेबर और कैपिटल इंटेंसिव फैक्टर्स आते हैं। इनका मानना था कि एक कंट्री अगर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स में अच्छी है तो उसे कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है तो उसे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए, लेकिन अगर वो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है तो उन्हें लेबर इंटेंसिव गुड्स को ही बनाकर एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। क्या कहना था अली हेक्सर एंड बर्लिन ओलिन का? इसे एंडोमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। क्या क्या मेन बातें बताई मैंने फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी की? फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी अली हेक्सर ने 1919 में और बर्लिन ओलिन ने 1933 में दी। इसे एंडोमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें मेन फोकस 2x2x2 यानी कि कॉमोडिटी, कंट्री और फैक्टर्स पर किया जाता है, जिसमें फैक्टर्स में लेबर और कैपिटल इंटेंसिव फैक्टर्स आते हैं। ये थ्योरी मानकर चलती है कि कंट्री के पास अगर अगर एक कंट्री कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है तो उसे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए, अगर लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है तो उसे लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए और उन्हीं को ही बनाकर एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ लियोंटिफ पैराडॉक्स आता है, ठीक है। लियोंटिफ पैराडॉक्स किसने दिया? वेस्ले लियोंटिफ नाम के एक बंदे ने, जिन्होंने रिसर्च की, एक एम्पेरिकल टेस्ट लिया। किसका? बर्लिन ओलिन का के जो थ्योरी है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने 1953 में एम्पेरिकल टेस्ट किया। उनका कहना था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चेक किया यूएसए जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है, फिर भी क्या कर रहा था? उसे क्या करना चाहिए था? कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी होते हुए उसे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैपिटल इंटेंसिव गुड्स होते हुए लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाए और एक्सपोर्ट करे, और लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वो। देखो इन्होंने क्या बोला, बर्लिन ओलिन ने बोला और एली हेक्सर ने बोला कि कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाओ, लेकिन यूएसए कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी होते हुए लेबर इंटेंसिव गुड्स बना भी रहे थे और एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ को क्या पाया? पैराडॉक्स पाया, है ना। तो इसीलिए जब भी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी पढ़ी जाती है तो उसी के साथ ही इसका पैराडॉक्स यानी कि लियोंटिफ पैराडॉक्स भी पढ़ा जाता है। उसके बाद पहले आई फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी और उसके बाद क्या आई? नियो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। क्या नाम है? नियो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी या नियो फैक्टर सिमिलैरिटी थ्योरी। नियो फैक्टर सिमिलैरिटी थ्योरी का क्या कहना था? देखो इसके अंदर जब हमने फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी पढ़ी तो हमने बोला 2x2x2 यानी कि कॉमोडिटी, कंट्री और फैक्टर की बात की, लेकिन नियो फैक्टर मतलब एक नई फैक्टर सिमिलैरिटी थ्योरी आई जिसमें उन्होंने 2x2x2 के साथ में +1 भी ऐड करा। उनका मानना था कि सिर्फ फैक्टर की स्कार्सिटी ही नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी भी मैटर करती है। तो जो हमने ये 2x2x2 के साथ +1 लगाया वो हमने बेटर क्वालिटी के लिए यानी कि एक अच्छी क्वालिटी को दर्शाने के लिए लगाया। इसीलिए 2 नहीं 3 फैक्टर्स मैनिफेस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल, स्किल इंटेंसिटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल,
एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो किस में डिस्कस किया गया, नियो फैक्टर सिमिलैरिटी थ्योरी में। फिर आती है हमारी कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी का ये कहना था, स्टेफन बिलिंडर ने ये थ्योरी दी थी, जिनका ये कहना था कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच, कंट्रीज़ में उनका जो डिमांड पैटर्न है, अगर दो कंट्रीज़ का या ज़्यादा कंट्रीज़ का आपस में डिमांड पैटर्न सेम होता है, तो उस केस में उन दोनों के बीच होने वाला एक्सपोर्ट या ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं। ये थ्योरी किसने दी थी, स्टेफन बी लिंडर ने। और उनका क्या कहना था, दो कंट्रीज़ जितनी सिमिलर होंगी उतना ही उनका डिमांड पैटर्न जितना सेम होगा उतना ही उन दोनों के बीच में ट्रेड भी बढ़ेगा, यानी कि ऐसे सिमिलैरिटी, ऐसे स्टेफन बी लिंडर। नेक्स्ट आती है हमारी द न्यू ट्रेड थ्योरी। न्यू ट्रेड थ्योरी पॉल क्रुगमैन ने दी थी 1980 में अपनी एक बुक इंट्रा इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन एंड द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ठीक है, किसमें दी थी, इंट्रा इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन एंड द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। जो कंट्री इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिसीव कर लेगी उसका इंटरनेशनल ट्रेड बहुत अच्छा होगा, हाई होगा, ऐसा मानना था पॉल क्रुगमैन का। उन्होंने ये थ्योरी 1980 में दी। क्या मानना था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है बचत। जो कंट्री अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जितना कम करके खूब बचत करेगी और खूब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो अच्छे से एक लेवल अचीव करेगी, उस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आती है हमारी इंटरनेशनल पीएलसी, यानी कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो दी थी वर्नन रेमंड ने। उन्होंने ये कहाँ दी थी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन पीएलसी की बात की थी। ठीक है, नाम की एक बुक में। उनका कहना था कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल पीएलसी की बात करते हैं तो ये अलग अलग टाइम पे क्या रहता है कि एक जो कंपनी है वो अलग अलग स्टेजेस पर जाती है, जैसे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, तो इंटरनेशनल पीएलसी में ये डिपेंड करता है कि जो कंपनी है जो डील करने वाली है या उसका जो पीएलसी में जो स्टैंड है वो कौन से लेवल पर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला था कि उसका एक्सपोर्ट भी उस बात पे डिपेंड करेगा। उसके बाद आता है हमारा थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसे दिया था माइकल पोर्टर ने और जिसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जो एडम स्मिथ ने दी, कंपैरेटिव एडवांटेज जो सी के बाद डी आता है यानी कि डेविड रिकार्डो, और एक थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग तरीक़ों से। होम कंट्री एडवांटेज माइकल पोर्टर ने दी थी। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस भी बोलते हैं इसे। अगर कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स, अगर कंट्री को किसी भी कंट्री को उन पर्टिकुलर डोमेस्टिक फैक्टर्स का बेनिफिट मिल जाता है तो उस केस में उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है और वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर सकती है। जैसे फैक्टर कंडीशंस, अगर उसको कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होते हैं, अगर वो उसको अपनी होम कंट्री में ही मिल जाते हैं तो उसे दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए एक एडवांटेज मिल जाएगा, जिसके कारण वो बेटर परफॉर्म कर पाएगी और बेटर एक्सपोर्ट्स कर पाएगी। जैसे कि डिमांड कंडीशंस हो सकती हैं कि उसके जो डिमांड कंडीशंस हैं वो होम कंट्री में अच्छी हों, या फिर कुछ ऐसा रॉ मटेरियल या ऐसी चीज़ें या गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इस तरीके से हो जो उसको सपोर्ट करे, तो इंटरनेशनल लेवल पर उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा उन सारी चीज़ों का, जिसके कारण वो क्या कर पाएगी, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा से परफॉर्म कर पाएगी। तो ये थ्योरी दी थी माइकल पोर्टर ने। इसी के साथ हमारी 10 थ्योरीज़ हैं, 9 थ्योरीज़ हैं और एक हमारा पैराडॉक्स है, टोटल मिलाकर 10 है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, गोल्ड। जब भी थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म की बात आएगी तो किसकी बात आएगी, गोल्ड हमारे माइंड में आना चाहिए, सीधा क्लिक करना चाहिए। सेकंड है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ए फॉर एब्सोल्यूट, ए फॉर एडम स्मिथ 1776 में। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, सी के बाद डी आता है। कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने। कब दी थी, 1817 में। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, 2x2 एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं इसे, ये दी थी अली हेक्शर एंड बर्लिन ओलन ने 1919 और 1933 में। इसी के बाद आया था लियोंटिफ पैराडॉक्स 1953 में, जिन्होंने क्या किया था, एक एम्पिरिकल टेस्ट किया था यूएसए के ऊपर, और इसी थ्योरी का पैराडॉक्स है वो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी का। उसके बाद आई नियो फैक्टर सिमिलैरिटी थ्योरी, जिसमें 2x2 के साथ +1 को ऐड किया गया, जो कि +1 हमें बेटर क्वालिटी को दर्शा रहा था। ठीक है, इसके बाद आया कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, जो दी सिमिलैरिटी एज फॉर स्टेफन बी लिंडर। ठीक है, जो कि क्या बता रही थी कि दो कंट्रीज़ का डिमांड पैटर्न जितना सेम होगा उतना ही दोनों में ट्रेड बढ़ेगा।
न्यू ट्रेड थ्योरी दी पॉल क्रुगमैन ने 1980 में, और उसके बाद आती है हमारी इंटरनेशनल पीएलसी, वर्नन ड्रेमंड ने दी, और थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कि दी माइकल पॉटर ने। तो आई होप आपको ये थ्योरीज़ अच्छे से समझ आई होंगी, और इन थ्योरीज़ को मैंने अगली स्लाइड में कुछ इस तरीके से भी डिवाइड किया हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं थ्योरीज़ को अलग अलग तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे क्लासिकल थ्योरीज़ में अगर हम बात करें तो हमारी मर्केंटलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आती है, जबकि मॉडर्न बेस्ड थ्योरीज़ हैं हमारी फैक्टर प्रोपोर्शन, कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और ग्लोबल राइवलरी थ्योरी, जो ये हमारी लास्ट वाली थ्योरी है उसी को ये ऐसे बोल रहा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक तरीका क्या है, दूसरा एक तरीका है हम कुछ इस तरीके से भी इन्हें क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे इंटरवेंशनलिस्ट थ्योरी वो है मर्केंटलिज्म, फ्री ट्रेड थ्योरीज़ हैं हमारी एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज, ट्रेड पैटर्न थ्योरीज़ में हमारी कंट्री साइज और फैक्टर प्रोपोर्शन और कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी आती है, जबकि डायनेमिक्स में हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी या डायमंड ऑफ नेशनल एडवांटेज थ्योरी आती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ ना समझ आए, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।